हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई तक्षशिला क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये लास्ट वीडियो होगी अक्टूबर मंथ की और इसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो के साथ हमारे अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स पूरे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट वीडियो है, करते हैं स्टार्ट गवर्नमेंट स्कीम्स। सबसे पहले है सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। The Prime Minister Shri Narendra Modi dedicated the first 800 megawatt unit of the phase 1 of Telangana Super Thermal Power Project of NTPC। तो जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने डेडिकेट किया है देश का पहला 800 मेगावाट यूनिट ऑफ तेलंगाना सुपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट ऑफ एनटीपीसी डेडिकेटेड टू द नेशन एट प्रोग्राम एट निज़ामाबाद में ये हुआ था। वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट 800 मेगावाट यूनिट तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की ऑफ एनटीपीसी डेडिकेटेड टू द नेशन, और ये मोस्ट मॉडर्न है अमंग द एनटीपीसी पावर प्लांट्स इन इंडिया। और ये है कहाँ पे प्रोजेक्ट है जो ये सिचुएटेड है पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। इट विल ऑल्सो बी वन ऑफ द मोस्ट इन्वायरमेंटली कंप्लेंट पावर स्टेशन इन द कंट्री। और जिसकी जो सेकेंड यूनिट होगी प्रोजेक्ट की वो भी जल्द ही ऑपरेशनेबल होगी, और उसकी कंप्लीशन पे जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी पावर की वो हो जाएगी 4000 मेगावाट। अभी कितनी है 800 मेगावाट। ये अपने याद रखना है किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, डेडिकेट किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा टू नेशन तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ एनटीपीसी। और इसकी जो मेगावाट है वो है 800 मेगावाट। कहाँ पे है ये, पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। और जो दूसरी यूनिट होगी वो भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी ऑपरेशनेबल वेरी सून अपन इट्स कंप्लीशन। नेक्स्ट है जी इंडिया फर्स्ट रैपिड रेल सर्विस। ये भी किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द प्रायोरिटी सेक्शन ऑफ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम आरआरटीएस कॉरिडोर। कहाँ पे किया ये, शाहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया ये। और साथ में ही ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ द नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन कनेक्ट कर रही है जो किसको, साहिबाबाद और दुहाई डिपोट को, शाहिबाबाद टू दुहाई डिपोट, मार्किंग द लॉन्च ऑफ आरआरटीजीएस इन इंडिया। ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट देखें अभी, नेक्स्ट आ जाओ। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन कौन है, श्री अमित शाह। इन्होंने क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया है इफ्को का नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट। होता क्या है डीएपी, ठीक है जी। अब अगर थोड़ा डीएपी के बारे में देखते हैं, ये कंसनट्रेटेड फॉस्फेट वेस्ट फर्टिलाइजर है। ये फसलों में डाला जाता है डीएपी। जब हम फसल कुछ उगाते हैं उस टाइम पे डीएपी की यूसेज करते हैं, हम बरतों करते हैं। और इससे क्या होता है, न्यूट्रिशन देता है प्लांट को थ्रू आउट द क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइकिल। तो जो ये था इसका बैग आता था पहले, ठीक है जी। ये डीएपी ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर किया गया जाता था इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इन एसोसिएशन विद द प्राइवेट प्लेयर कोरोमंडल। तो जो इफ्को है ये प्राइवेट प्लेयर कोरोमंडल के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर किया जाता था। इतना डीप नहीं जाना हमने, बस हमारा क्वेश्चन यहीं पे है कि जो इफ्को का डीएपी है ये अब लिक्विड प्लांट भी ओपन हो चुका है। कहाँ पे, कलोल गांधीनगर में गुजरात में, कलोल गांधीनगर गुजरात में। पहले आपने देखा है कि बैग आता था, इसका थैला बोलते हैं इसको, तो वो कितना होता था, उसकी एमआरपी जो थी वो 1350 होती थी। बट जो ये लिक्विड है नैनो डीएपी, ये 600 पर बॉटल है और है ये 500 ml में। और जो 1 बॉटल होगी वो इक्विवेलेंट होगी और टू 1 बैग ऑफ डीएपी। बस यहाँ पे याद क्या रखना है, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया ये जो प्लांट सेंटर है, श्री अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन। कहाँ पे, कलोल गांधीनगर गुजरात में, डीएपी फर्टिलाइजर इफ्को का। नेक्स्ट आ जाओ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इफ्को का न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है ग्रीन वॉर रूम। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ग्रीन वॉर रूम टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल थ्रू 24/7 मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विंटर एक्शन प्लान। ये जो ग्रीन वॉर रूम है ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे जो कंबाइंड प्लेटफॉर्म होएगा 28 डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली, जहाँ पे सिटीजन्स कंप्लेंट भेज सकते हैं अबाउट द पोल्यूशन सोर्सेज थ्रू इट। तो यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा ये ग्रीन वॉर रूम से, जो सिटीजन्स होंगे वो अपनी कंप्लेंट्स अबाउट पोल्यूशन यहाँ पे भेज सकते हैं। क्या है, ग्रीन वॉर रूम दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है 24/7 मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाओ उम्मीद। क्या है ये उम्मीद,
अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्फसाइज, एम्पावर एंड डेवलप। ये गाइडलाइंस हैं जो प्रिपेयर की गई है एनसीईआरटी के द्वारा। क्या है एम है उसका? एम्स टू सर्व एज डायरेक्शन टू स्कूल्स फॉर एनहेंसिंग सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइडिंग द सपोर्ट इन केस ऑफ रिपोर्टेड सेल्फ हार्म। तो ये डायरेक्शंस हैं स्कूल्स को एनसीईआरटी के द्वारा। किसके द्वारा ये रिलीज की गई हैं गाइडलाइंस? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन बन सकता है किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी। उम्मीद, अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्फसाइज, एम्पावर एंड डेवलप। नेशनल है, नेक्स्ट है एनटीबी, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूट किया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड को टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड सपोर्ट ऑफ द टर्मरिक एंड टर्मरिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री इन द कंट्री। तो जो एनटीबी बोर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ताकि सपोर्ट किया जा सके टू डेवलप एंड ग्रोथ द टर्मरिक एंड टर्मरिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री इन द कंट्री। और ये वर्क किसके अंडर करेगी? जो ये इंडस्ट्री है, ठीक है जी। तो ये जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है ये किसके अंडर काम करेगा? ये काम करेगा अंडर द यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री। भाई ये क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे, जैसे ऊपर पूछा हुआ था कि जो ये उम्मीद गाइडलाइंस हैं एनसीईआरटी के द्वारा रिलीज की गई, तो ये कौन सी जो प्रिपेयर की गई एनसीईआरटी के द्वारा कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज की गई हैं? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है यहाँ पे, ठीक है जी। और जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है ये बोर्ड किसके अंडर काम करेगा? यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री। भाई ये जरूर याद रखना है ये चीजें, यहीं से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज बिगिन प्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज्ड रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो भाई ये स्पेशलाइज्ड रेफरेंस पेट्रोल डीजल है वो इंडिया में बनाया गया, प्रोड्यूस किया गया पहली बारी। पहले क्या होता था कि फ्यूल बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। ये फ्यूल काम किस आता है, किस काम के लिए यूज़ किया जाता है? दीज फ्यूल्स विच हैव हायर स्पेसिफिकेशन आर यूज्ड फॉर कैलिब्रेटिंग एंड टेस्टिंग ऑटोमोबाइल्स बाय मैन्युफैक्चरर एंड टेस्टिंग एजेंसीज। जो हमारी गाड़ियाँ ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ पे मैन्युफैक्चर और टेस्टिंग एजेंसीज के द्वारा ये ऑयल यूज़ किया जाता था और ये इंपोर्ट किया जाता था। और फर्स्ट टाइम ये इंडिया में प्रोड्यूस किया गया है किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है जी। बट नाउ आईओसी हैज़ डेवलप्ड इंडिजीनियस प्रोडक्ट टू रिप्लेस देम, ठीक है ना। पहले इंडिया को रिलाई करना पड़ता था, इंपोर्ट करवाना पड़ता था ये ऑयल, ठीक है ना। अब इंडिजीनियस प्रोडक्ट बना लिए हैं जो इसको रिप्लेस करेंगे। इंश्योर अ रिलायबल सप्लाई एट द लोअर कॉस्ट, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, पेट्रोल एंड डीजल, रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, एनएफसीएस पे है, एक सेकंड को। हाँ, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस। India is embarking on a groundbreaking initiative led by the Indian Meteorological Department known for the National Framework for Climate Services। तो क्या है ये NFCS, ठीक है जी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है ये, ठीक है जी। ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। है क्या ये NFCS? ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है, ठीक है जी, जो क्या करेगा? एम टू प्रोवाइड क्लाइमेट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन टू वेरियस सेक्टर। और ये 5 मेजर कंपोनेंट्स पे काम करेगा। ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग, रिसर्च, मॉडलिंग एंड प्रेडिक्शन क्लाइमेट सर्विसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है जी। तो ये है NFCS। किसका इनिशिएटिव है ये? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। नेक्स्ट देखते हैं, जो ये इंस्पिरेशन है NFCS ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। ये ग्लोबल पार्टनरशिप थी, एस्टेब्लिश कब हुई थी? 3rd वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2009 में, ठीक है जी। ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाओ, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। तो क्या है ये? श्रेष्ठा। ये श्रेष्ठा स्कीम है भाई, स्कीम जरूर पूछी जा सकती है। श्रेष्ठा क्या है? अब देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड श्रेष्ठा। कौन सी है? रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सीट्स फॉर द मेरिटोरियस SC बॉयज एंड गर्ल्स इन द बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स इन द कंट्री। तो भाई क्या है ये श्रेष्ठा? जो काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं स्टूडेंट्स, मेरिटोरियस जो SC कम्युनिटी से हैं, शेड्यूल कास्ट बॉयज़ और गर्ल्स हैं, उनको प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल में एडमिशन दिलवानी।
सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स, स्कूल किस बेसिस पे सिलेक्ट किए जाएंगे? बेस्ट परफॉर्मिंग सीबीएसई बेस्ड प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स हैविंग मोर देन 75% पास परसेंटेज फॉर द क्लास 10th एंड 12th फॉर द लास्ट 3 years आर सिलेक्टेड बाय अ कमेटी। तो जो स्कूल्स 75% पास परसेंटेज हो जिस स्कूल की क्लास 10th में और 12th में पिछले 3 सालों से, उन स्कूल्स को कमेटी के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा और वहाँ पे एडमिशन होगी उन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की। और स्टूडेंट्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे? अप्रॉक्स 3000 1500 9th क्लास के 1500 क्लास 11th के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, एससी स्टूडेंट्स जिनकी पेरेंट एनुअल इनकम कितनी है? 2.5 लाख से ऊपर है। आर सेलेक्टेड एवरी ईयर अंडर द स्कीम थ्रू अ नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्टेड बाय एनटीए। टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा किसके द्वारा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, और फिर वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। और जो स्कूल की चॉइसेस होगी वो ऑफर की जाएगी बच्चों को अकॉर्डिंगली टू देयर मेरिट, उनको वो मिलेंगे, स्कूल्स मिलेंगे। ठीक है जी। तो है क्या ये सरिश्ता? तो ये स्कीम है कहाँ पे? रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हायर स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। जो स्टूडेंट्स ऐसी कम्युनिटी से हैं, लड़के और लड़कियाँ, उनको मेरिट, जो काफ़ी अच्छे स्कोर कर रहे हैं, मेरिटोरियस एससी बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो उनको सीबीएसई स्कूल्स में एडमिशन दिलवानी। 70 और स्कूल की सिलेक्शन आपको बता दिया है, तो स्कीम पूछी जा सकती है। और जो टेस्ट है वो कौन कंडक्ट करवाएगा? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है जी भाई, ये जरूर याद रखना। ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है, टू रीच द डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, टू फिल इन द गैप सर्विस डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट डोमिनेंट एरियाज इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, ताकि भाई एजुकेशन सबको मिल सके, सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके बच्चों की। ठीक है जी। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ये सारे क्या है? हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी ब्राइट एसटी स्टूडेंट्स को, ताकि उनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट है रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस। रिपोर्ट और इंडेक्सेस में सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। भाई इंडिया का रैंक 111 आया है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। इंडिया का रैंक कौन सा है? 111, 125 में से। तो इंडिया में काफ़ी भूखमरी है इस हिसाब से। ठीक है जी। जो ये इंडेक्स रिलीज किया गया है, इन द इंडेक्स इंडिया हैज़ अ स्कोर ऑफ 28.7 इंडिकेट अ सीरियस लेवल ऑफ हंगर। और इस मामले में इंडिया पाकिस्तान से भी पीछे है। पाकिस्तान का रैंक है 102, बांग्लादेश का 81 और नेपाल का 69, श्रीलंका का 60। इंडिया का रैंक 111 है, काफ़ी पीछे हम। ठीक है जी। हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है। इंडिया फार बेटर देन साउथ एशिया एंड अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, जहाँ पे स्कोर 27 है। इंडिया इनसे आगे है। बट है क्या ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स? द इंडेक्स मेजर्स ऑन 4 इंडिकेटर्स: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 4 बेसिस पे मेजर किया जाता है इंडेक्स। ठीक है जी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर 0 है, तो वहाँ पे क्या है कि बिल्कुल ही इंप्लाइज नो हंगर, और जहाँ पे स्कोर 100 है वो बिल्कुल ही वर्स्ट है। द इंडेक्स इज जॉइंटली रिलीज्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ एवरी अक्टूबर। भाई ये जरूर याद रखना किसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। ठीक है ना। और इंडिया का रैंक कौन सा है? 111 रैंक है इंडिया का आउट ऑफ 125 कंट्रीज। और किसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है? ये चीज़ें जरूर याद रखनी अपनी। एग्जाम में यहाँ से पक्का क्वेश्चन आ सकता है, और हर अक्टूबर में किया जाता है। एवरी अक्टूबर ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट आ जो नेशनल स्पेस डे। गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड 23 ऑफ अगस्त ऑफ एवरी ईयर एज नेशनल स्पेस डे। हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा टू कमेमोरेट द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन के उसमें याद में सक्सेसफुली ये लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। उस पे 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा विद द लैंडिंग ऑफ विक्रम लैंडर एंड डेप्लॉयमेंट ऑफ द प्रज्ञान रोवर ऑन लर्नर सरफेस। ठीक है जी। तो ये मून पे जो लैंडिंग हुई थी उस पे ये 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 मिशन पे। नेक्स्ट है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023, 2022 एंड 2023। जो ये पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है? ये याद रखना, नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है जी। नेशनल सैंपल सर्वे किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सिंस 2017। द रिसेंट पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे
हैज़ रिपोर्टेड दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री हैज़ शोन अ डिक्रीज बिटवीन द अप्रैल एंड जून 2023। तो जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है जी, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या हुआ है, कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है जी, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कब, अप्रैल और जून में। और इसमें पार्टिसिपेशन किसकी होती है, पर्सन्स ऑफ एज 15 ईयर एंड अबव द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंप्रूव ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये क्या है, जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है, ये नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, 2017 से उनके अंडर काम कर रहा है। और जो रिसेंट ये रिपोर्ट थी पीरियडिक लेबर फोर्स की, PLFS की, उसमें बताया गया कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है कंट्री में वो डिक्रीज हुआ है अप्रैल और जून में। ये याद रखना है आपने यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ रह तो नहीं के ऊपर, एक बार मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। हाँ आइए, नेक्स्ट है डायबिटीज ग्लोबल इंडस्ट्री ओवरव्यू। रिसर्च हैज रिवील्ड अ ट्रवलिंग ग्लोबल ट्रेंड विच सेज दैट अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द पीपल लिविंग विद द डायबिटीज डोंट इवन नो इट, दे रिमेन अनडायग्नोस्ड। तो क्या है भाई, जो डायबिटीज़ ग्लोबल इंडस्ट्री ओवरव्यू है, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 40% जो पॉपुलेशन है, लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज़ है, ठीक है जी, उनको पता ही नहीं, वो ऐसे ही जी रहे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि उनको डायबिटीज़ है। द रिसर्च फाउंड दैट मेजॉरिटी ऑफ अनडायग्नोस्ड केसेस आर कंसनट्रेटेड इन सर्टेन रीजन्स। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, अफ्रीका में है, फॉलोड बाय साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। तो जो 40% लोग हैं वर्ल्ड में, उनको यही नहीं पता कि उनको डायबिटीज़ है, और सबसे ऊपर इसमें टॉप किया है अफ्रीका ने, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ ऑफ रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स, रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स एंड असेस टू केयर। भाई ये रिपोर्ट है, पब्लिश की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटल हेल्थ पे, ठीक है जी, मेंटल हेल्थ ऑफ रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स कि इसमें यह है कि जो बच्चे हैं जो डिटेंशन में है वहाँ पे, उनमें ये मेंटल डिसऑर्डर की काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, मेंटल डिसऑर्डर केसेस वहाँ पे। जैसे यहाँ पे बताया गया कि जो बच्चे हैं जो डिटेंशन में हैं, तो उनमें 10 गुना ज़्यादा संभावना है पहले की उसमें तुलना में। अगर मैं बात करूँ जो ये मेंटली डिसऑर्डर केसेस है, मेंटली डिसऑर्डर है, तो जो बच्चे हैं डिटेंशन में, उनमें फाउंड टू बी 10 टाइम्स मोर लाइकली टू अकर दिस मेंटल डिसऑर्डर्स। जो ये मेंटली डिसऑर्डर्स हैं ये 10 टाइम्स ज़्यादा होंगे बच्चों में डिटेंशन के बाद, ये रिपोर्ट बता रही है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मेंटल हेल्थ ऑफ रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स, ठीक है जी, ये जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो जो ये रिपोर्ट है इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ठीक है जी। अकॉर्डिंगली टू द रिपोर्ट में बताया गया है एन एस्टिमेटेड $3.8 ट्रिलियन वर्थ ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन हैज़ बीन लॉस्ट ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स ओवर द लास्ट 30 ईयर्स। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन द एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। यहाँ पे बताया गया कि एस्टिमेटेड $3.8 ट्रिलियन की वर्थ की क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक जो प्रोडक्शन है वो घाटे में, लॉस में है, खो चुके हैं हम, हैज़ बीन लॉस्ट ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स ओवर द लास्ट 30 ईयर्स। तो पास्ट 30 ईयर्स में हम $3.8 ट्रिलियन की जो वर्थ है, चाहे वो क्रॉप्स है या लाइफ स्टॉक है, वो लॉस्ट हुई है, ठीक है जी, ओवर द लास्ट 30 ईयर्स। और इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे नुकसान हुआ है, एशिया में। एशिया एक्सपीरियंसिंग द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द टोटल इकोनॉमिक लॉस। नेक्स्ट आ जाओ ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। ये क्या है, जो ग्लोबल रिमोट वर्ल्ड इंडेक्स है, इसमें जो इंडिया का रैंक है वो 64th है आउट ऑफ 108 कंट्री। 108 में से इंडिया का रैंक है 64th। और दिस मार्क्स अ सस्टेंशियल डिक्लाइन ऑफ द 15 प्लेसेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के मुकाबले में 15 प्लेसेस और नीचे गिर चुके हैं। रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द कंट्रीज रेडीनेस फॉर रिमोट वर्क। जो ये इंडेक्स है ये कौन से पैरामीटर पे प्रिपेयर किया जाता है, साइबर सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेफ्टी। और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं, डेनमार्क, नेदरलैंड और जर्मनी। ग्लोबल रिमोट वर्ल्ड इंडेक्स 2023 इंडिया का रैंक है 64th आउट ऑफ 108 कंट्री में से, ठीक है जी।
और जो फर्स्ट टॉप पे आई हैं 3 कंट्रीज वो कौन सी हैं, डेनमार्क, नीदरलैंड और जर्मनी। ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है इंडेक्स है, जो यूरोपियन साइबर सिक्योरिटी कंपनी नॉर्ड लेयर, तो जो यूरोपियन साइबर सिक्योरिटी कंपनी है नॉर्ड लेयर उसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। और इंडिया का रैंक, भाई हमसे जो ना जो रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस होते हैं उसमें रैंक जरूर पूछा जाता है, और किसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है इंडेक्स, यहाँ पे ये पूछा जाता है इंडिया की रैंकिंग, और जो ये इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज किया गया है, टॉप पे कौन सी कंट्री आई है, ये हमसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल है भाई, इजीली स्कोरेबल है, बस याद आपको यहाँ पे क्या रखना है, इंडिया का रैंक, ठीक है जी, कौन से पैरामीटर पे उसको प्रिपेयर किया गया है और उसके साथ में कौन सी कंट्रीज ने टॉप किया है और इंडिया का कौन सा रैंक है। नेक्स्ट आ जाओ, बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये भी लास्ट टॉपिक है अपना। आ जाओ नेक्स्ट है मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस। तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस। ये क्या होता है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन कस्टमर्स को कि उनको फैसिलिटीज़ मिल सके डोर टू डोर। जैसे मैं अगर रूरल एरियाज़ की बात करूं जो डेवलप नहीं होते, वहाँ पे इतने बैंक्स भी नहीं होते, तो सर्विस को देने के लिए वहाँ पे उन्होंने क्या किया, मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस की है। तो गांव में उनका एजेंट होएगा, वो डोर टू डोर जैसे किसी को जरूरत है उस हिसाब से जाएंगे, जैसे अकाउंट या पैसे निकलवाने कुछ करवाना वो सारा कुछ किया जाएगा उनके द्वारा। और जो ये इनिशिएटिव है ये अनवील्ड किया गया है चेयरमैन ऑफ SBI, ठीक है जी, एम्पावर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सटेंड एसेंशियल बैंकिंग सर्विस टू द मासेस, ताकि ये जो बैंकिंग सर्विस है ये सब लोगों तक पहुंचाई जा सके, टू द मासेस। नेक्स्ट है जो SBI के चेयरमैन है, ठीक है जी, इन द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, सेंटर ने डिसाइड की है जो टेन्योर है SBI के चेयरमैन का वो बढ़ा दिया जाएगा। कौन है इसके चेयरमैन, मिस्टर दिनेश खारा, ठीक है जी। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, SBI के चेयरमैन कौन है, नाम याद रखिएगा दिनेश खारा, ठीक है ना। अंटिल अगस्त ऑफ द फॉलोइंग ईयर, उनका टेन्योर बढ़ा दिया है अंटिल अगस्त तक उनका बढ़ा दिया है टेन्योर। नेक्स्ट है नव ई कैश, टू सपोर्ट द इंडियन गवर्नमेंट्स डिजिटल इनिशिएटिव द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द न्यू कार्ड कॉल्ड नवे कैश ऑन द इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य एट करवर। तो भाई जो न्यू कार्ड ये लॉन्च किया गया है SBI के द्वारा, तो उसका नाम है नव ई कैश। इस पे विक्रमादित्य INS विक्रमादित्य इंडियन नेवल शिप उसकी फ़ोटो है, ठीक है जी। तो ये कार्ड है, ATM कार्ड है, में डेबिट कार्ड होगा, तो जो लॉन्च किया गया है SBI के द्वारा उसके ऊपर INS विक्रमादित्य की फ़ोटो है, ठीक है जी। नव ई कैश ये लॉन्च किया गया है SBI के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्शंस हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है रिमेन्स रोबस्ट, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है जो इंडिया की इकोनॉमी और बढ़ रही है, प्रॉम्प्टिंग द वर्ल्ड बैंक टू मेंटेन इट्स ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द फिजिकल ईयर 2023 एंड 24। तो ये डिसीजन है इंडिया का रिमार्केबल रेसिलियंस विद इन द डिमांडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो जो इंडिया की इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है, ठीक है जी, तो जिससे वर्ल्ड बैंक मेंटेन टू ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द फिजिकल ईयर 23 एंड 24। नेक्स्ट है RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया 4 साल बाद इससे बाहर आ चुका है, इंडिया ने इसको छोड़ दिया है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को, जो एग्रीमेंट था नेबर श्रीलंका एंड बांग्लादेश। अब इंडिया के छोड़ने के बाद तो जो ये RCEP थी, तो उसमें जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं श्रीलंका और बांग्लादेश, उनके चांसेस हैं कि उनको ऐड किया जाएगा इनमें। नाउ कंसिडरिंग देयर चांसेस ऑफ द मेंबरशिप इन द 15 नेशन ट्रेडिंग ब्लॉक। तो जो इंडिया है वो 4 साल पहले 4 ईयर आफ्टर इंडिया वॉकड ऑफ द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अब जाके श्रीलंका और बांग्लादेश को इसमें मेंबरशिप मिल सकती है क्या ये RCEP? ये एक एग्रीमेंट है, इकोनॉमिक एग्रीमेंट है बिटवीन एशियन मेंबर एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स। तो क्या है ये, इसको डिज़ाइन ये ट्रेडिंग ब्लॉक है, वर्ड्स लास्ट है ट्रेडिंग ब्लॉक। इसको डिज़ाइन किया गया था टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए, ट्रेड लिबरलाइजेशन के लिए, और कॉपरेशन अमंग द मेंबर नेशन, जो भी इसके मेंबर नेशन है, 15 मेंबर नेशन हैं इसके, ठीक है ना। ये इसके लिए जो RCEP है इसके लिए नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी 2012 में, ऑफिशियली साइन किया गया था ये 2020 में, और ये जो रीजनल ट्रेड बना था फोर्स में आया था ये 2022 में आया था 1 जनवरी को। भाई हमने यहाँ पे याद रखना है
कि इंडिया ने 4 साल पहले इसको छोड़ दिया था, ठीक है जी। इंडिया लेफ्ट आउट 4 ईयर्स एगो फ्रॉम द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और अब जाके श्रीलंका और बांग्लादेश को एज अ मेंबरशिप उसमें ऐड किया जा सकता है। एशियन मेंबर के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है जी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है ये RCEP। जो 15 मेंबर्स हैं वो देख लीजिए कौन से हैं, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और एशियन नेशंस हैं। ये एशियन नेशंस हैं साथ में, ठीक है ना। अब इंडिया मेंबर नहीं है RCEP का। नेक्स्ट आ जाओ, 13 ईयर ऑफ हाई ऑफ सर्विस सेक्टर। इन सितंबर द सर्विस सेक्टर इन इंडिया एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट बूस्ट इन द बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड। तो जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है काफ़ी सिग्निफिकेंट बूस्ट है इसको मिला है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड में। जैसे मार्केटिंग के कारण काफ़ी और एफर्ट्स पुट किए गए होंगे, जिसके कारण जो सर्विस सेक्टर है उसमें काफ़ी बूस्ट देखने को मिली है, काफ़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। और रीचिंग अ 13 ईयर हाई अकॉर्डिंगली टू द सर्वे बेस्ड इंडेक्स बाय द S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। इनके द्वारा ये सर्वे कंडक्ट किया गया था, जिसमें देखा गया कि 13 साल में इंडिया के सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बूस्ट आया है, ठीक है जी। तो भाई ये थे आज के करंट अफेयर्स, जिसके साथ हमारे अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद टेस्ट भी लेंगे, हम करंट अफेयर पे सीरीज आएगी, ठीक है जी, जिसमें टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा MCQ बेसिस। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में अब नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही। सो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद।